हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को सबको प्रॉमिस किया था कि भाई यूट्यूब वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब क्या है कि रिवीजन का समय जो है वो आ चुका है। तो अगर आप क्लास 11 में हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लास 11 में तो आप पैरेलली लेक्चर कोचिंग में तो कर ही रहे हो, साथ में आपके लिए एक सप्लीमेंट्री लेक्चर भी है। और अगर आप क्लास 12 में हो तो आपके लिए रिवीजन का एक अच्छा मौका है। तो कोशिश करेंगे कि कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाए और क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में, या तो आप नीट की तैयारी कर रहे होगे या तो जेई की तैयारी कर रहे होगे, या हो सकता है कुछ बच्चे बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो क्लास 11th का चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि मेनली बच्चों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो चैप्टर 1 है आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर जिसको एक और नाम से जानते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोर्ड जो है बहुत बड़ा नहीं है ना, तो कोशिश करेंगे कि इतने एरिया में ही सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो क्या आज मैं कल या परसों से ट्राई कर रहा हूँ सेटअप करके, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है। लाइटिंग वगैरह मैं चेक कर रहा था, तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। तो फिर मैं अपना जो पहला वीडियो है ऑफिशियल वीडियो, उसको कोशिश करते हैं कि अच्छा वीडियो बन जाए आप सबके लिए, जो आपको हेल्प करेगा। तो देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बच्चों को 11th में तो प्रॉब्लम होती है, साथ में अगर आप 12th में भी आ गए हो तो भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज नहीं हो रही हो, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सारी जगह यूज हो सकता है। अब किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में कहीं भी मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। अब मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक जो अपने पास डेफिनेशन है, जैसे एटॉमिक मास यूनिट हो गया, या फिर मोल क्या होता है उसका डेफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़ने होते हैं, फिर उसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला वो सब आ जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन ये सब आ जाता है। हाँ, तो पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें नॉर्मेलिटी दिया हुआ था, बट अब रिसेंट की जो एनसीईआरटी उसमें नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हटा दिया है। बट फिर वो आपके रिडॉक्स में काम आएगा, तो मैं आपको यही बता दूंगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक्चुअल में क्या है कि मेरे को छोटे छोटे लिखने की आदत हो गया, बड़ा बोर्ड होता है ना, बट विजिबल है कि नहीं, मेरे ख्याल से दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे विजिबल है या नहीं, आप मुझे बताइएगा। आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये। तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसको हम कैपिटल यू से नोट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, एटम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है ना। नॉर्मली हम एटम को देख भी नहीं सकते। तो एटम का साइज अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए आप अगर ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, टन वगैरह जब यूज करोगे तो उसमें वैल्यू जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं क्लास में भी देता हूँ कि अगर मेरे को चींटी का वेट मेजर करना है तो मैं मिलीग्राम यूज करूंगा, है ना, इंस्टेड ऑफ टन। क्योंकि अगर आप टन में मेजर करोगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। और अगर आपको हाथी का वेट मेजर करना है तो आप उस चीज को मिलीग्राम में नहीं करोगे, आप उसको टन में करोगे, क्योंकि अगर आप मिलीग्राम में करोगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो एप्रोप्रिएट यूनिट वो होता है जिसमें वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है ना तो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो एटम्स के लिए जो एप्रोप्रिएट यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास है। तो 1 MU डिफाइन कैसे होता है? तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा? कार्बन 12, ठीक। अब इसमें ये कार्बन 12 भी क्यों लिखा हमने? देखिए, नॉर्मली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से?
एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, जिसको हम कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब बचे हमारे पास कार्बन 12 और 13। अब कार्बन 12 और 13 में कार्बन 12 यूज करने का रीजन ये है कि जो आपके पास 12, 13 और 14 है, उन सब में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है ना, इन तीनों में अगर मैं परसेंटेज वाइज चेक करूं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 पाया जाता है नेचर में। अब कार्बन 12 यूज करने का एक फायदा है कि कल को मान लो अगर आपके पास कार्बन 15 डिस्कवर हो गया आइसोटॉप, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वेटेड एवरेज अभी भी किसकी तरफ है? 12 की तरफ है। तो इसमें अगर हम कार्बन 16 भी आ जाए, 17 भी आ जाए, 18 भी आ जाए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कार्बन 12 का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, तो जो भी इसका एवरेज है वो 12 की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, एक बहुत मोटा इंसान है अगर, ठीक है, अगर मोटा इंसान एक तरफ बैठ जाए और फिर बाद में पतले 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 इंसान बैठते रहे, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? मोटे इंसान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही है, वेटेड एवरेज का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर 1 AMU की वैल्यू अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो 1.6 इंटू 10⁻12 ग्राम होता है ये। ठीक है, तो ग्राम में इसको हमने चेंज कर दिया। तो पहला डेफिनेशन आपके पास एटॉमिक मास यूनिट का आ गया। दूसरा डेफिनेशन हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं मोल। तो मोल क्या होता है? ठीक है, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी एटम है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी एटम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 मोल बोल रहे हैं। अब जो 1 मोल की वैल्यू आती है वो आती है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। अब जिस भी चीज को काउंट कर सकते हो, अगर आपके पास इतने अमाउंट में वो चीज है तो हम बोलते हैं वो 1 मोल है। अब 1 इस नंबर को एक और नंबर से, ये जो नंबर है इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na। तो Na is equal to 6.022 into 10⁻23 which is approximately 6 into 10⁻23 है ना। कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको आप अप्रोक्सीमेटली 6 into 10⁻23 बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, जो आपके पास AMU आ गया और एवोगैड्रो नंबर आ गया, उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, है ना। अब देखने में तो छोटा सा इक्वेशन लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये कम कर सकते हो कि AMU को आप ग्राम में चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सी वैल्यू AMU में रखी तो आप उसको ग्राम में चेंज कर सकते हो बाई डिवाइडिंग Na से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम एक काम कर सकते हैं कि हम मास कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, कि एक एटम का मास क्या हो सकता है ना। फिर एक मोल एटम का मास क्या हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम एम यूज कर सकते हैं, ग्राम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा कराता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन हम यहाँ भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होता है कि भाई मैं सिंपली आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास, बट ये एमयू में बताना आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, बट इस टाइम एमयू में नहीं, इस टाइम आपको ग्राम में बताना है। ठीक, नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि मास ऑफ 2 कार्बन एटम, ठीक है, इन ग्राम। नेक्स्ट मास ऑफ Na कार्बन एटम इन ग्राम। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि मास ऑफ
1 मोल कार्बन एटम इन ग्राम। चलिए तो 2 मिनट पॉज करेंगे और इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन एमयू कितना आ जाएगा 12, इन ग्राम कितना आ जाएगा 12/Na। जैसे कि मैंने बताया आपको ग्राम से एमयू से ग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई Na कर रहे हैं। 2 कार्बन एटम के लिए मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया। नेक्स्ट Na के लिए हमने मल्टीप्लाई बाई Na कर दिया, तो Na इंटू 12/Na। तो यहाँ से एक फायदा ये हुआ कि Na कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 12 ग्राम। नेक्स्ट 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है Na, तो इसके लिए भी वैल्यू आएगी 12 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल येट पावरफुल। ठीक है, ये आपको ये डिफरेंस बता रहा है कि भाई एक कार्बन एटम का मास अगर हम लें तो 12 एमयू आएगा, लेकिन वहीं हम 1 मोल कार्बन एटम का मास लें तो 12 ग्राम आएगा। तो ग्राम और एमयू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमयू आपको एक एटम का मास बता रहा है, वहीं अगर आप मास को ग्राम में लेके जाते हो, है ना, सेम वैल्यू सेम रखते हो, तो वो आपको 1 मोल की वैल्यू बताता है। अब इस तरीके से डिफाइन करने का फायदा ये है कि आपको दो वैल्यू नहीं याद रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि मान लो अगर आपको एक एटम का मास अलग होता है ना, और 1 मोल एटम का मास अलग होता है, तो आपको 2 वैल्यू याद रखनी पड़ती, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात है ना, थोड़ा रटना कम पड़ेगा। वैसे भी जो जेई के बच्चे होते हैं बहुत परेशान होते हैं कि रटना पड़ रहा है। नीट वाले भी परेशानी होते हैं, बट नीट वालों को क्या होता है, थोड़ा आदत होता है, क्योंकि अब मैं क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है, बट नीट वालों का आई गेस। नीट देखो, बायो नहीं लेने का रीजन मेरे लिए यही था कि मेरे को डायग्राम नहीं बनाना आता था। अब अगर डायग्राम बनाना आता तो शायद मैं बायो ले लेता, और फिर शायद पता नहीं जो भी हो, बट बायो ले सकता था। बट मैथ लेने का रीजन ये नहीं कि मेरे को मैथ आता था, मैथ मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। मैथ लेने का रीजन ये है कि मैं जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। तो लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई ये तो बायो ही लेगा, तो मैं जिद में आके मैंने मैथ ले लिया। और मैथ लेने के बाद एक काम ये हुआ कि फिर जो अपना 11th का एग्जाम होता है, तो क्वार्टरली एग्जाम हुआ, तो उसमें सारे फेल हो गए। जो जिनको मैथ बहुत अच्छा था तो वो भी फेल हो गए। तो मेरे को लगा चलो भाई इतना भी मैं गधा नहीं हूँ ठीक है, फिर हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, तो हाफ ईयरली में पूरी क्लास में एक इंसान पास हुआ, जो कि मैं था। पता नहीं कैसे पास हो गया, 100 में मेरे 44 आए थे। तो ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बट मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं हुआ अल्टिल आई वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद फिर मैथ बहुत अच्छा हो गया। उसके पीछे 2-3 टीचर का हाथ है। एक जय सर है जो मेरे को मिले थे, और एक RK सिंह सर। तो 2 टीचर का बहुत बड़ा हाथ है मैथ सही करने में, और फिर मेरी मेहनत तो है ही, है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हमने देख लिया भाई AMU और ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सब हम देख चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, कुछ वैल्यू याद रखनी है ना। तो एलिमेंट एंड उसके मास आपको याद रखनी है। अब इतना तो याद करना पड़ेगा भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जेई वालों को मैं ये चीज याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन पेपर में इनकी वैल्यू दे रखी होती है। नीट में भी देता है, बट कई बार नहीं देता है, और कई बार जेई में भी नहीं देता है। तो अब अच्छा है कि आप याद कर लो इसको। तो जैसे हाइड्रोजन है तो उसका मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, लिथियम का मास 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन का मास आपके पास 12 होता है, नाइट्रोजन का मास आपके पास 14 होता है, ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 होता है। फिर सोडियम का मास आपके पास 23 होता है, मैग्नीशियम का मास आपके पास 24 होता है। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का मास आपके पास 27 होता है। फिर फास्फोरस का मास 31 होता है, सल्फर का मास 32 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। इसी चीज को आगे अगर हम लेके चले, एलिमेंट एंड मास, तो क्लोरीन के बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा आर्गन। आर्गन का मास 40 होता है, पोटेशियम का मास 39, कैल्शियम अगेन इट्स 40। फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। आयरन 56 होता है, कॉपर 63.5 होता है। ठीक है,
और भी बहुत सारे हैं जिनको आप याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो बेसिकली इतने थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर देखो मास मैंने एमयू में लिखा है, तो जो भी पीरियोडिक टेबल में आप मास पढ़ते हो दैट इज इन एएमयू, एमयू में वो मासेस होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर आगे चलेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है भाई? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को अगर आप 1 मोल ले लेते हो तो उस 1 मोल के मास को उसका मोलर मास बोल देते हैं। ठीक है, तो मोलर मास, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के 1 मोल के मास को उसका मोलर मास कहते हैं। इसका जो यूनिट आता है वो आता है ग्राम पर मोल, आना भी चाहिए पर मोल, है ना, 1 मोल का आप मास बता रहे हो। अब इसमें जो आप मास यूज किया उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा फाइंड मोलर मास ऑफ, ठीक है, H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, NaOH, NaCl, C6H12O6, C12H22O11। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज हो गया और नीचे वाला आपका शुगर हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट आप यूरिया ले सकते हो। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2, ये आपका यूरिया हो गया। फिर इसमें एक आता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2CH2 OH एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, और भी बहुत सारे, तो इन सब का मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं बता दूंगा। ठीक है, नॉर्मली एग्जांपल में आसान वाला ही बताऊंगा, मुश्किल वाला आप करोगे। तो H2 का मास कैसे निकालोगे? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16, तो ये आपका आ गया 18 ग्राम पर मोल। बाकी सब आपका होमवर्क है, उसको कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे, है ना। ठीक, तो मोलर मास हमको निकालना आ गया। ठीक है, मोलर मास निकालने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिंपली जो भी मास दे रखा है आपको, जैसे H2SO4 का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, तो इसको ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। H3PO4 का भी 98 आता है, HCl का 36.5 आता है, NaOH का 40 आता है, NaCl का 58.5 आता है, ग्लूकोज का 180 आता है, शुगर का आपका 342 आता है, यूरिया का 60 आता है, एथिलीन ग्लाइकोल का 62 आई गेस, है ना। चेक कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं तो उनका मेन प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन नहीं हो पाता है ना। तो कैलकुलेशन आपको कोई कभी पूरा कैलकुलेशन सिखा ही नहीं सकता, कैलकुलेशन आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन का तरीका मैं हाँ बता सकता हूँ आपको, बट अप्रोक्सीमेशन आप करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि आपने अप्रोक्सीमेट सही किया। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, देखने से नहीं समझ आएगा, है ना। क्या हो गया, हमको यूट्यूब वीडियो देखते देखते हमको आदत हो गई है मूवी टाइप का वीडियो देखने का, बट उससे आपको सीखोगे नहीं। हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपको लेकिन फिर करना भी पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व खुद ही करने पड़ेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होगी। तो कभी भी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली आपने। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है आप बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हो। अब क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने से ही हमारे दिमाग खुलता है कि हाँ भाई स्टेप क्वेश्चन है तो इसमें ये अप्रोच लेना है, स्टेप क्वेश्चन है तो इसमें ये अप्रोच लेना है। सर मेरे को अप्रोच ही लगाने नहीं आ रहा है, कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन तो सॉल्व करो। आप एक चैप्टर में कम से कम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो आपका अप्रोच कैसे अपने आप बनता है। ठीक है, तो मोलर मास निकालना हम सीख गए। तो मोलर मास की जो जरूरत पड़ेगी वो आएगी कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल एक छोटा सा टॉपिक है,
ठीक है, इसको तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, इफ मास इज गिवन, ठीक है, मास इज गिवन, जब मास गिवन है तो जो मोल होता है वो होता है गिवन मास, और मास को जो ग्राम में लेना डिवाइड बाय मोलर मास, ग्राम पर मोल। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है इफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स आर गिवन, कोई सा भी अगर आपको नंबर गिवन है तो फिर जो मोल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर n है, और गिवन नंबर को नॉर्मली n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला बना सकते हो इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस थिंग्स या गैसेस सब्सटेंस, गैसेस के लिए। बाकी ऊपर के दो फॉर्मूले आप किसी के भी लगा सकते हैं, बट नीचे का जो फॉर्मूला है सिर्फ गैस के लगेगा। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है एसटीपी पे और एक होता है एनटीपी पे। अब नॉर्मली बुक्स को अपडेट हो जाना चाहिए, बट अभी भी कुछ बुक्स अपडेट नहीं हुई जो एनटीपी एसटीपी को एक ही लेके चलती है। तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर जो लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, या फिर आप इसको 273 केल्विन बोल सकते हैं। इसमें जो प्रेशर लेते हैं हम 1 atm विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 बार, ठीक है। और एनटीपी मतलब होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इसमें टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 298 केल्विन बोल सकते हो। और जो प्रेशर हम लेंगे वो लेंगे 1 atm या 1 बार, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ जो एसटीपी पे जो मोल का फॉर्मूला आता है वो आता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.7, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें अपडेट हो चुका है, बट बहुत सारी बुक्स में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। तो उसमें जो फॉर्मूला है वो एनटीपी वाला फॉर्मूला ही ले रहे हैं एसटीपी पे भी 22.4, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एग्जाम में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जाम में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर एसटीपी भी दिया हुआ है तो 22.7 लेके चलेंगे, एनटीपी भी दिया है तो 22.4 लेके चलेंगे। अब इन तीनों फॉर्मूले बेस्ड एक ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। कभी भी नोट करेंगे तो पॉज करके कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वो सहूलियत है। देखो, ये कंटेंट बनाने का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे बच्चे है ना, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्वालिटी कंटेंट उनको मिल जाए, ठीक है, ताकि एटलीस्ट बेसिक जो उनका डामाडोल है वो क्लियर हो जाए और वो भी एग्जाम फाइट कर पाए, ठीक है। तो वैसे एजुकेशन तो होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन में है ना, इक्वल फॉर एवरीवन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और क्योंकि एजुकेशन भी हमारे देश में एक प्रिविलेज है ना, जो सबको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। खासकर अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके बोलूँ, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत प्रिविलेज लोगों के पास ही है। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना, लोगों को बता पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए, है ना, थोड़ा बहुत बीच में फिलोसफी लेक्चर आएगा, क्योंकि क्लास में तो उतना समय नहीं मिलता अपनी बातें बोलने का, बट यहाँ मैं बोल सकता हूँ अगर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन हम ट्राई करें, मास अगर आपके पास मास गिवन है, तो जैसे कि आपको बोल दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ CO2, मान लो ये बोल दिया आपको, ठीक है। मास गिवन है तो मास देखते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो मास किस में लेना है बच्चों, ग्राम में लेना है, डिवाइड बाय मोलर मास,
अब मोलर मास अगर नहीं याद होगा तो ये गेम यही फंस गया। ठीक है, तो गिवन मास क्या है 12 और CO2 का मोलर मास होता है 44। निकालने नहीं आता है, चेक कर लेंगे। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 32 प्लस 16 44। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 डिवाइड बाई 22। ठीक है, अब इसको और आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 22 को 21 ले सकते हैं, जैसे मैं क्लास में करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप 21 लेके चलते हो तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो आपका अप्रोक्सीमेटली 2/7 मोल ये बन गया। ठीक है, तो ये केस हो गया जब आपके पास मास गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर्स गिवन है तो जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 3 × 10⁻21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपके पास नंबर गिवन है तो फिर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बिना मेंटोस खाए। मेंटोस खा के तो सबकी बत्ती जल जाएगी, बिना मेंटोस खाए बत्ती जले तब तो मजा है ना। मेंटोस वाले ने मेरे को पैसा नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, सारी चीजें पैसे के लिए नहीं करते। देखो मेंटोस के चक्कर में फॉर्मूले भी गलत हो गए, तो मेंटोस खाना भूल गया वैसे लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला वीडियो है। ठीक है, तो ये n डिवाइड बाय n है, तो n क्या होता है 3 × 10⁻21 इंटू 6 × 10⁻23। ये आपका आ गया 1/2 इंटू 10⁻², तो 0.5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब शायद यहां से लेकर यहां तक के स्टेप में भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो अब वो चीज आप खुद ही देखो। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, बट यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला था वो गैस के लिए था, तो तीसरा वाला जो आपके पास थर्ड फॉर्मूला जो है ना, उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो अगर गैस के लिए फॉर्मूला है तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा। अब वॉल्यूम देखो, हो सकता है ml में दे दे, लीटर में दे दे, किसी में भी दे सकता है, तो हमको कन्वर्जन थोड़ा सा आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब यहाँ पर आप इनके आपस में बीच में गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 ml ऑफ H2O गैस। ठीक है, एट NTP। तो NTP का फॉर्मूला याद है अपने को, वॉल्यूम में अपने को लेना है लीटर में, डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम कितना है 11.2, बट ml में लीटर में चेंज कर डाला, 22.4 ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻3, तो ये 5 इंटू 10⁻4, ये आपके मोल आ गए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ फंसाएगा कैसे, फंसा आपको ऐसे लगता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ml ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, चलो सोच के बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। इसमें हम STP NTP कुछ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। वेरी गुड, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये लिक्विड है, और STP NTP का फॉर्मूला हमने किस लिए पढ़ा है? हमने पढ़ा है वो गैस के लिए। ठीक, तो मोल इक्वल टू, अब ये 1 ml है, इसको मास में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आप वाटर की डेंसिटी याद रखो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, इसका मतलब वाटर के 1 ml का मास 1 ग्राम होता है, बट ऐसा सारे लिक्विड के लिए नहीं होता है। जो आप तेल खरीदते हो उसमें भी जो डेंसिटी होती है वो 1 नहीं होती है,
पेट्रोल डीजल इन सब की भी डेंसिटी 1 नहीं होती, वाटर से डेंसिटी कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर होते हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी के नीचे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हनी हो गया, तो हनी की डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी डूब जाते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आजकल नहीं पढ़ने वाले भी नहीं डूब रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। अब शायद टिकटॉक भी वापस आ रहा है, तो तेरी काली काली दो अखियां रेडी रहेंगे। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके सक्सेस के लिए पढ़ाई ही जरूरी है। सक्सेस के लिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो करके सक्सेस पा सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको अच्छा क्या लगता है। वो शायद पता चलते चलते आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि फिर आपके पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए माँ बाप भी यही चाहते हैं, माँ बाप ये बोलते हैं कि आपको आप पहले कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको सर्वाइवल जो आपका है वो आसान हो जाए। तो फिर एक बार सर्वाइवल अगर आसान हो गया तो फिर आपके बाद उसके बाद शायद आप वो चीज कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप रिस्क ले सकते हो, है ना। लेकिन आपका सर्वाइवल ही अगर नहीं है, सर्वाइवल ही अगर खतरे में है, तो फिर वहां रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं आफ्टर द स्ट्रगल, है ना, वो बहुत कम है। और वैसे लोगों के बारे में आपको नहीं पता चलता है ना। हमारा जो समाज है, हमारा जो मीडिया है, वैसे लोगों के बारे में अब तक, वैसे लोगों की खबर अब तक नहीं आ पाती है। तो किसी भी रास्ते में जाओगे, कोई भी रास्ता आसान नहीं है, पढ़ाई भी आसान नहीं है ना। आप बिजनेस में जाओगे वो भी आसान नहीं है, सब में आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। अब आप देख लो आपको एफर्ट लगाना कहाँ आसान लगता है। ठीक है, तो जो आपके लिए इजी है, जो आपके नेचर में है, अगेंस्ट द नेचर नहीं जाना है ना। ओशो की एक बात बहुत अच्छी है, ओशो बोलते हैं कि आप अगेंस्ट अपने नेचर नहीं जाओ, है ना। आप बाहर तो लड़ाई कर ही रहे हो, अगर आप अपने आप से भी लड़ाई करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी यूज करेंगे। तो 1 ml का जो मास है वो 1 ग्राम हो जाएगा, तो 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम। अब मास आ गया, तो मास आ गया तो हम मोल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, तो 1/18 इसका आंसर आ गया। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें हमने लगभग स्टार्टिंग के सारे टॉपिक कवर कर ही लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, है ना। तो समय भी अब ज़्यादा हो गया है, 11:30 हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।